जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्राम उद्योग और बाजार के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। पहले हम ग्राम उद्योग के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके बाद बाजार। फर्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में ग्राम उद्योग हेतु प्रति व्यक्ति अधिकतम निवेश की सीमा क्या है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुल निवेश की सीमा नहीं पूछी गई है, प्रति व्यक्ति अधिकतम निवेश की सीमा क्या है। तो इसके लिए मैदानी क्षेत्रों के लिए इसका सही आंसर है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए अधिकतम निवेश की सीमा है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेम है, बस इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम उद्योग हेतु प्रति व्यक्ति अधिकतम निवेश की सीमा पूछी गई है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या है, 1,50,000 रुपए है, दैट मीन्स ऑप्शन बी। मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,00,000 रुपए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,50,000 रुपए। योजना आयोग के अनुसार ग्रामोद्योग के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं हैं। जब योजना आयोग तो आज प्रवर्तन में नहीं है, जब योजना आयोग प्रवर्तन में थी तो उन्होंने बताया था ग्राम उद्योग के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती है, कौन सी नहीं आती हैं, है ना। तो इसके ऑप्शन है हथकरघा, बी कॉयर, सी कृषि, डी रेशम उत्पादन। तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे क्योंकि हमने इसके परिभाषा को बहुत अच्छे से कवर किया था। इसका सही आंसर क्या है, कृषि। ग्राम उद्योग के अंतर्गत कृषि की गतिविधियां नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे खनिज आधारित उद्योगों में शामिल है। जो ग्राम उद्योग के जो टाइप्स हैं, वर्गीकरण किए गए हैं ग्राम उद्योग को, उसमें हमने अलग अलग 8 से 9 प्रकार के खनिज उद्योगों के बारे में पढ़ा था। तो उसमें से यह पूछा जा रहा है कि खनिज आधारित ग्राम उद्योग में कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो टेराकोटा निर्माण पहला, दूसरा गमले निर्माण, तीसरा आलू चिप्स और चौथा चूना विनिर्माण। तो कौन इस ग्राम उद्योग के अंतर्गत आएंगे। तो जाहिर सी बात है, इसमें सभी निर्माण से संबंधित है और वो भी सभी खनिज से संबंधित है, लेकिन सिर्फ इसमें आलू जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो 3 को हम एलिमिनेट करते हैं सपोज, तो हम आंसर में पहुंच जाते हैं ऑप्शन सी में। बाकी टेराकोटा, गमले और चूना विनिर्माण ये सभी क्या है, खनिज आधारित ग्राम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तहत शामिल किए जाते हैं। फर्स्ट, घानी तेल उद्योग, सेकंड, खंड सारी का विनिर्माण, थर्ड, जूस निर्माण और फोर्थ, डेयरी। तो देखिए, कृषि ग्राम उद्योग के अंतर्गत शामिल नहीं होते, लेकिन कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्राम उद्योग के अंतर्गत शामिल होते हैं। जो नीचे दिए गए हैं वो सभी उसके एग्जाम्पल हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सभी के सही कृषि के कच्चे माल पर आधारित है, उनके आधार पर ही ये गतिविधियां की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फर्स्ट, कॉयर से भिन्न रेशा, सेकेंड, अगरबत्ती उद्योग, थर्ड, प्लास्टिक उद्योग, फोर्थ, घरेलू साबुन उद्योग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया है बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग। तो जो कॉयर से भिन्न रेशा है, यदि आपने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा तो ग्राम उद्योग के अंतर्गत जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें अलग से क्या होता है, एक रेशा उद्योग होता है। तो वो कहाँ जाता है, उसमें चला जाएगा बहुलक एवं रसायन के अंतर्गत, ये नहीं आएगा। तो जैसे ही हम फर्स्ट को एलिमिनेट करते हैं, मतलब 2, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा, जो कि है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, प्लास्टिक आ जाएंगे, घरेलू साबुन उद्योग आ जाएंगे, साबुन, शैम्पू, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ये सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे ग्रामीण अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लोहार कर्म, जैव खाद,
जैव उर्वरक, बायोगैस का विनिर्माण, एल्यूमिनियम के बर्तन। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, ग्रामीण अभियांत्रिकी मतलब रूरल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे क्या लिखा है, जैव मतलब बायो प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो इन सभी वर्ड को आप पढ़ेंगे तो देखिए लोहार तो ग्रामीण इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ गया, जैव खाद ये जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ गया, जैव उर्वरक भी उसी में आ गए, बायोगैस का निर्माण भी इसमें आ गया, एल्यूमिनियम के बर्तन किस में आ गए, ग्रामीण अभियांत्रिकी के अंतर्गत। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 2 3 4 एंड 5, ये सभी के सभी क्या है, उसके प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के बारे में क्या सही है। अब ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, आप सभी ने पढ़ा होगा आई होप, लेकिन इसमें कुछ ट्रैप में फंसाया जा रहा है आपको, तो सुनिएगा देखिएगा कौन सा ट्रैप है। यह एक वैधानिक निकाय है, फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इसकी स्थापना वर्ष 1956 में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत हुई, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, मतलब जो उद्योग मंत्रालय है, यहाँ पे उद्योग वर्ड मिसिंग हो गया है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी है, तो वो क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि इसकी स्थापना खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत तो हुई है, लेकिन 1956 में नहीं हुई है, कब हुई है, 1957 में। दैट मीन्स ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है और 1 और 3 बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यह 1 और 3 है, बाकी में 2 है, एलिमिनेट करके आप आंसर में पहुंच सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई, 20 जुलाई सन 2000, 21 जुलाई 2001, 20 जुलाई 2001, 21 जुलाई 2000। सब थोड़े से कन्फ्यूज़न टाइप के हैं, अभी तो आपको सोचना ही पड़ेगा, है ना, 2001 होगा या 2 होगा, 20 होगा कि 21 होगा, तो थोड़ा सा रिकॉल करिए आप। तो इसका सही आंसर होगा 20 जुलाई 2001, दैट मीन्स ऑप्शन सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र कहाँ स्थित है, मैनपुर में, डिमरापाल में, भगत देवरी में, या इनमें से कोई नहीं में। तो इसे बांस कला केंद्र के भी नाम से जानते हैं ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि यह कहाँ स्थित है, यह जगदलपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा स्थापना के क्रम में देश में किस क्रम का संस्थान है, छठवां, सातवां, आठवां या फिर 9वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 7वां क्रम का स्थान रखता है पूरे देश में स्थापना की स्थिति में, ठीक है। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड अस्तित्व में कब आया, 13 अगस्त 2013, 15 अगस्त 2013, 13 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2012। सब थोड़े से कंफ्यूजिंग आपके ऑप्शन, इसीलिए जानबूझ के मैं सेट किया हूँ ताकि यहाँ जितना परेशान होना है आप मॉक टेस्ट में परेशान हो जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 अगस्त 2012, इसी दिन यह क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हमने देखा क्वेश्चन ग्रामोद्योग के बारे में, अब हम देखेंगे क्वेश्चन बाजार के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा या से तेजी से बिकने वाली उपभोग वस्तुएं हैं, यानी कि FMCG वस्तुएं हैं, ठीक है। फर्स्ट है पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, सेकेंड है प्रसाधन सामग्री, थर्ड है पेय पदार्थ और फोर्थ है ओवर द काउंटर दवाएं, मेडिसिन। तो याद होगा
सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रामीण बाजार की जब भी बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा जो जिसकी बिक्री होती है वो है एफएमसीजी वस्तुएं, यानी कि तेज़ी से बिकने वाली उपभोग वस्तुएं। तो इनके बारे में जब तक आपको अच्छे से पता नहीं होगा तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे देता है तो वहाँ पे आप घबरा जाएंगे, नॉलेज बेस्ड नहीं बनेगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये चारों की चारों वस्तुएं हैं एफएमसीजी वस्तुएं हैं। यहाँ पे ओवर द काउंटर दवाएं हैं, ये थोड़ा आपके लिए लग रहा होगा कि ये क्या है। देखिए, ओवर द काउंटर दवाओं का मतलब है कि आप सीधे बिना पर्ची के मेडिकल स्टोर में जा कर के जो दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि पेन किलर हो गए, छोटे मोटे जो बहुत गंभीर बीमारियों से रिलेटेड नहीं होते, हमारी दैनिक जीवन में जो हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड जो दवाएं होती हैं वो सभी ओवर द काउंटर दवाएं कहलाती है। और ये सभी क्या है, उपभोग की वस्तुएं हैं। अब यहाँ पे एक प्रसाधन सामग्री आया होगा, ये भी आप समझ लिए। जितने भी हम बाथरूम और टॉयलेट में जो साबुन, शैम्पू, कोलगेट, जितने भी टूथपेस्ट है ना, ये सब जो यूज़ करते हैं ये सभी क्या है, प्रसाधन सामग्री है। मतलब टॉयलेटरी, जो भी आप टॉयलेट में यूज़ करते हैं समझ लीजिए वो सभी आ गए इसमें, है ना। पैकेज्ड खाद्य पदार्थ वो आ गए, पेय पदार्थ मतलब जितने भी बेवरेजेस हैं, है ना, वो सभी आ गए। जैसे लस्सी, मक्का, क्या कहते हैं आपका मट्ठा, जो बटर मिल्क हम जो पीते हैं, ये सभी क्या है, एफएमसीजी वस्तुएं हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि एफएमसीजी वस्तुओं की परिभाषा क्या होती है, बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से बाजार के आवश्यक तत्व हैं, है ना। तो क्रेता एवं विक्रेता, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है मूल्य, चौथा है वस्तुएं, पांचवा है स्वतंत्र प्रतियोगिता और छठवां है कठोर विनियमन। तो क्या किसी बाजार के लिए, जब किसी भी उसको बाजार हम तब कहेंगे जब ये वस्तुएं आवश्यक तत्व उसमें शामिल हो। तो कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, तो इसमें आप देखिए कठोर विनियमन। यदि बाजार में हम कठोर रूल एवं रेगुलेशन लाएंगे, उनका विनियमन करेंगे, तो वो बाजार स्वतंत्र रूप कैसे हो सकता है ना। तो कठोर विनियमन उसका तत्व नहीं है। तो जैसे ही हम 6 को एलिमिनेट करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं आंसर में, और ये हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। तो परिभाषा के हिसाब से ये सभी उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे बाजारों के अंतर्गत वस्तु की पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती है। उपरोक्त परिच्छेद में किस बाजार का वर्णन किया गया है। अब बाजार के जो विशेषताएं हैं ये सभी आपको याद ही होंगी, आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूँ। फर्स्ट है दीर्घकालीन बाजार, सेकंड है अल्पकालीन बाजार, सी है अति अल्पकालीन बाजार या जिसे हम दैनिक बाजार भी बोलते हैं, या डी है अति दीर्घकालीन बाजार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अति अल्पकालीन बाजार या दैनिक बाजार में ये स्थिति होती है कि वस्तु की पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती। जितना उनको बेचना होता है उतने ही वो क्या लेके आए रहते हैं, सामान लेकर आए रहते हैं। तो तत्काल में वो क्या कर सकते हैं, पूर्ति नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं। फर्स्ट, बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। सेकंड, कंपनियां उच्च कीमतें नहीं ले सकते हैं। प्रतियोगिता का अभाव होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता आपसे पूछी जा रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो फर्स्ट क्या है, बिल्कुल सही है। कंपनियां यहाँ पे ऊंची कीमत नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। एक दुकान में जाएंगे, अगर वो रेट ज़्यादा बोलता है तो तत्काल आप दूसरी दुकान में शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, और वहाँ आप कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे ऊंची कीमत लेने की संभावना नहीं बनती, जैसे कि एकाधिकार बाजार में बनती है।
प्रतियोगिता का अभाव होता है क्या? तो क्या है? बिल्कुल गलत है भाई, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। दैट मीन्स यहाँ प्रतियोगिता एक्सट्रीम लेवल पर होगी, है ना, चरम स्थिति पे होगी। तो यहाँ पे प्रतियोगिता का अभाव नहीं होता है। जैसे ही हमने 3 को क्या किया, एलिमिनेट किया, तो हम सीधे क्या पहुँच जाते हैं आंसर में, और हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B2B बाजार की सही व्याख्या क्या है? केवल प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते हैं, केवल ऑनलाइन क्रय विक्रय होता है इसमें, उपभोक्ता के बजाय दूसरे व्यवसायों को उत्पाद की बिक्री की जाती है, या डी केवल शेयर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अब यहाँ पे B2B जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सही आंसर में इजीली पहुँच जाएंगे। B2B का मतलब हुआ बिजनेस टू बिजनेस। तो ये क्या करते हैं, किसी भी कंज्यूमर या उपभोक्ता को सामान बेचने के बजाय वह दूसरे व्यापारी को या दूसरे व्यवसाय को क्या करते हैं, यानी एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को क्या करता है, अपना सामान बेचता है। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल, कार के बारे में हमने एग्जाम्पल देखा था क्लास में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी उपभोक्ता के बजाय दूसरे व्यवसायों को उत्पाद की बिक्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए, वस्तु की विशेषता से संबंधित तत्व, बी, देश के आंतरिक दशाओं से संबंधित तत्व, सी, ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बाजार के विस्तार को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो दोनों के दोनों तत्व बाजार के विस्तार को प्रभावित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से वस्तु की विशेषताओं से संबंधित तत्व है? जो हमने अभी देखा ना, विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व, तो एक क्या था, वस्तु की विशेषताओं वाले थे। तो वस्तु की विशेषताओं वालों में कौन से तत्व संबंधित हैं? टिकाऊपन, दूसरा वहनीयता, तीसरा कीमत स्थिरता, या स्थानापन्न वस्तुओं का होना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए कि भाई कोई भी बाजार विस्तारित तभी होगी जब फोर्थ वाले के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जब वहाँ पे स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होंगी, है ना। दैट मीन्स एक एग्जांपल से समझते हैं, आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, है ना, लेकिन अगर मान लीजिए कि अभी असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति आती है मानसून के समय, जो हमेशा आती है, अचानक से चाय का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसी दौरान कॉफ़ी का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कॉफ़ी क्या हो गई, स्थानापन्न वस्तुएं हो गई। मतलब चाय का रेट ज़्यादा हो गया तो चाय को कॉफ़ी ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो क्या यहाँ पे बाजार विस्तारित होगा? नहीं होगा। ठीक है। जब कॉफ़ी नहीं होगा तब बाजार का क्या होगा, विस्तारित होगा। बाजार विस्तारित होंगे, मतलब स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, तभी बाजार क्या होते हैं, विस्तारित होते हैं। यदि स्थानापन्न वस्तुएं होंगी तो कहाँ बाजार विस्थापित होगा? आपको तो उसका पूरक जो प्रोडक्ट है वो मिल गया ना। हम चाय नहीं पियेंगे तो कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो चाय पी लेंगे। ठीक है। तो ये वाली स्थिति है। इस प्रकार क्या हो जाता है, ऑप्शन जो आपका 4 है ये गलत होता है। तो आप आंसर में पहुंच जाते हैं सीधे, और उसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, मतलब 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से बाजार की विस्तार को प्रभावित करने वाले देश की आंतरिक दशाओं से संबंधित है? मजबूत बैंकिंग व्यवस्था, सेकंड सरकारी नीतियाँ, थर्ड शांति एवं सुरक्षा, फोर्थ परिवहन एवं संचार। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सभी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। जैसे परिवहन एवं संचार इंफ्रास्ट्रक्चर है, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था किसी भी मार्केट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सभी होनी चाहिए सरकारी नीतियाँ। अब परिवहन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो अभी है, चिनाब नदी में बनाया गया ब्रिज, जो कि जम्मू और कश्मीर के जो डिस्टेंस था, जो हम ट्रेवलिंग करते थे, 9 घंटे लग रहे थे, 8 से 9 घंटे लगते थे,
उसी परिवहन ने, रेलवे ने सुविधा दे दी, तो हम क्या कर रहे हैं, अब 3 घंटे में इजीली पहुंच जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, जम्मू कश्मीर के बाजार क्या होंगे, विस्तारित होंगे। समझ रहे हैं इसको जो मैं लिंक कर रहा हूं, इससे आप इजीली समझ पा रहे होंगे। वैसे काफ़ी ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, कोई बहुत भारी चीज़ तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से ग्रामीण बाजार की चुनौतियां हैं? सीमित बुनियादी ढांचा, पारंपरिक नजरिया, सीमित डिजिटल साक्षरता, भाषा संबंधी बाधाएं, सीमित उत्पादों के प्रकार। तो ये सभी के सभी क्या है, ग्रामीण बाजार की चुनौतियां हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सभी पांचों ही ग्रामीण बाजार के लिए चुनौतियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से ग्रामीण बाजार उपभोक्ता की विशेषता है? मतलब जो ग्रामीण बाजार के उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, जो सामान खरीदने वाले होते हैं, उनकी विशेषता है। उनको फर्स्ट है, तरलता पसंद होता है, मूल्य संवेदनशीलता होता है, पुरुष द्वारा क्रय निर्णय ज़्यादातर लिया जाता है, और महंगे उत्पादों को खरीदना उनकी पसंद होती है। तो इसमें से क्या है भाई, ग्रामीण बाजार की उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति क्षमता कम होती है, तो वो महंगे उत्पादों को कैसे खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तरलता पसंद होती है, मतलब तत्काल जेब से पैसा निकाले और कुछ खरीदना है तो खरीद लिए, मतलब तरलता रखते हैं अपने पास। मूल्य संवेदनशीलता, मतलब जैसे ही पता चला कि इसका रेट ज़्यादा है तो मूल्यों के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः पुरुष द्वारा ही क्रय का निर्णय किया जाता है। तो ये सभी ग्रामीण जो उपभोक्ता हैं उनके क्या है, विशेषताएं हैं, लेकिन महंगे उत्पादों को खरीदना ये विशेषता नहीं है। ठीक है, महंगे उत्पादों को खरीदना ये विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है आपका ऑप्शन 1, 2 एंड 3, जैसे ही हमने 4 को एलिमिनेट कर दिया। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विपणन मिश्रण का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? हमने क्लास में हमने ग्रामीण विपणन मिश्रण के बारे में पढ़ा था। मतलब रूरल जो मार्केटिंग मिक्स होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है मार्केटिंग का? तो मूल्य स्थिरता, मांग आपूर्ति, स्वीकार्यता या क्रय शक्ति। तो यहाँ पे देखिए हमने उस समय डिस्कस किया था कि जो भी कंपनियाँ होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना सामान बेचने के लिए क्या करती है, ग्रामीण विपणन मिक्स करती है। मतलब अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी स्वीकार्यता बढ़े। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसका, सबसे महत्वपूर्ण घटक है मिक्स का, स्वीकार्यता यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तो कोई भी सामान कैसे बिकेगा, बिक ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये क्या है, इस कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण विपणन मिश्रण जो ये कीवर्ड है इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़िया है, आईटीसी ई चौपाल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, विश्व का विशालतम किसान नेटवर्क है, विश्व का विशालतम कृषि उत्पाद भंडारण है, या डी ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना है। अब ई आ गया मतलब आप सीधे पहुंच जाएंगे क्या, डिजिटल में। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो ये क्या है, ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना है। अब ये क्वेश्चन मैं जानबूझकर डाला हूं क्योंकि लास्ट टाइम आपके पीवाईक्यू में आईटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं चाहता था इसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें। ठीक है, तो इसमें नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कशन करेंगे आईटीसी के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आईटीसी ई चौपाल क्या है, ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना है। एक्चुअल में आईटीसी जो कंपनी है ना वो भारत में कुछ कंपनियां हैं उसके साथ ही सबसे ज़्यादा
कृषि आधारित उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है या उनको सप्लाई करने वाला एक चैन है। ठीक है, यह कृषि उत्पादों को क्या करता है, पूरे भारत ही नहीं वर्ल्ड में फैलाता है, उसको क्या कहते हैं, उनको सेल करता है। तो यह भारत की सबसे बड़ी एक प्रकार की कंपनी है। अब यहाँ हम थोड़े अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे आईटीसी के बारे में। देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए इस क्वेश्चन को सुनने के बाद। ग्रामीण बाजारों में तेजी से बिकने वाली उपभोग वस्तुएं, जिसे हम क्या कहते हैं, एफएमसीजी, दैट मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियां कौन सी हैं। मतलब भारत में जो कंपनी है, अब यहाँ इस क्वेश्चन को डालने का मेरा मुख्य फोकस इसलिए है क्योंकि देखिए, ग्रामीण बाजारों में सबसे ज़्यादा कौन सी वस्तुएं बिकती है, एफएमसीजी वाली वस्तुएं बिकती है। एफएमसीजी को बेचने वाली कंपनियां कौन कौन सी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला था, क्योंकि आपके लास्ट टाइम पीवाईक्यू में आईटीसी का जिक्र आया हुआ है। देखिए, अब पहली कंपनी है वो एक ही जगह फर्स्ट मान के चलिए उसको, आईटीसी लिमिटेड, यानी कि इसका नाम क्या होता है, इंडियन टोबैको कंपनी। इस आईटीसी का नाम ही है इंडियन टोबैको कंपनी। दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, थर्ड है नेस्ले इंडिया, फोर्थ है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और फिफ्थ है एलजी, जो कि एलजी के टीवी, एयर कंडीशनर, ये सभी आते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सी एफएमसीजी वाली कंपनियां हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई एलजी क्या बनाती है, टीवी बनाएगी, रेफ्रिजरेटर बनाएगी, है ना, ये सभी बनाती है। तो ये क्या एफएमसीजी वस्तुएं हैं, ये क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार जैसे आप 5 को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो आप आंसर में पहुंच जाते हैं 1, 2, 3 एंड 4। दैट मीन्स ऊपर की चारों कंपनियां एफएमसीजी वस्तुएं हैं। और लास्ट टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, स्टेटमेंट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आपके पीवाईक्यू में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियों का सबसे ज़्यादा मतलब फैलाव है ग्रामीण बाजारों में, ऐसा कुछ था, मेरा तो थीम वैसा है, आप समझ लीजिएगा। ऑप्शन में यदि आप जाते हैं तो सीधे सीधे आईटीसी में पहुंच जाएंगे। यदि आप आईटीसी के बारे में थोड़े से भी चीज़ को जान रहे हैं तो आप आंसर में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी पर व्यापार करने वाली सबसे बड़ी कंपनियां हैं। कौन? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अभी के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा फैलाव किसी का है तो वह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का है। लेकिन यहाँ पे सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं बोल सकता कि वह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। वर्तमान में जो प्राइवेट कंपनियां सर्वे करती है ना, उनके हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है आईटीसी लिमिटेड। लेकिन व्यापम किसको ले रही है, वो किस आधार पे लेगी आंसर, ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए आपको ये नहीं बोल सकता कि हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन सोर्सेस के हवाले से जो प्राइवेट कंपनियां जो सर्वे करती है, बड़ी बड़ी एजेंसी, उनके हिसाब से एचयूएल सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो आईटीसी लिमिटेड क्या करती है, ये चारों की चारों कंपनी, जैसे ब्रिटानिया के जो बिस्कुट वगैरह आते हैं, है ना, नेस्ले के जो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं खाने के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के तो भयंकर प्रोडक्ट हैं। आप साबुन देख लीजिए, शैम्पू देख लीजिए, छोटे छोटे खाने के बिस्किट पैकेट वाले पेय पदार्थ आ जाएंगे, खाने के फूड प्रोडक्ट आ जाएंगे। आईटीसी लिमिटेड का आप जैसे रैपर वगैरह देखेंगे तो बहुत सारे में आईटीसी लिमिटेड लिखा रहता है। तो इन कंपनियों को डालने का मेरा मतलब ये था कि इनके बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे तो एग्ज़ाम में अगर इनके सिवाय की दूसरी कंपनियों का नाम लिखा रहेगा ना, तो थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं कि इनके बारे में पढ़ा हुआ हो तो इसमें से कुछ हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के थोड़ा सा डाला था। वैसे प्राइवेट के बारे में पूछ भी सकता है भाई, क्या भरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण बाजारों के मांगों का आकलन, मांग पूरा करने, जीवन स्तर बढ़ाने और मांग आधारित वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए कृषि विपणन, बी अर्ध शहरी विपणन, सी ग्रामीण विपणन,
डी ग्रामीण कृषि उत्पाद विपणन। तो भाई हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में स्टेटमेंट में, है ना। तो ये उपरोक्त जो भी विशेषताएं दी गई है वो किसकी दी गई है, तो ग्रामीण विपणन यानी कि रूरल मार्केटिंग के बारे में दी गई है, और हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा भी हुआ है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में हाट की सही व्याख्या क्या है, जो हाट लगते हैं ना, हाट लगा हुआ रहता है, उसकी सही व्याख्या क्या है। ए, गांव वालों के लिए संपर्क केंद्र है ये। बी, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। सी, दैनिक आवश्यकताओं हेतु केंद्र है। या डी, स्थानीय उत्पादों का व्यापार स्थल है, यानी कि जहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता है। तो बाजार की परिभाषा के अनुसार क्या है, जहाँ पे क्रय विक्रय हो, व्यापार हो, वो स्थल क्या कहलाते हैं, बाजार कहलाते हैं। और हाट भी क्या है, एक प्रकार का बाजार ही है। उस प्रकार से क्या हुआ, ऑप्शन जो डी हुआ स्थानीय उत्पादों का व्यापार स्थल, ये इसका सही आंसर होगा। अब बाजार वाले में ना थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी पूछे गए थे। वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड ऊपर रहेंगे, बाजार को आप अच्छे से समझेंगे तो मैं समझता हूँ तो बहुत ईजी ये टॉपिक है, क्योंकि जो ऐसे कीवर्ड थे उनको हमने बहुत डिटेल से डिस्कशन किया। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहा होगा कि एफएमसीजी एक्चुअल में होता क्या है ना। तो हमने उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया, आईटीसी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो इस प्रकार से ओवरऑल आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इससे हुआ होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच। अब दिस इज़ डन बाय माय साइड। जितना हो सकता था मैंने अपने एंड से मेहनत करके आपके लिए एमसीक्यूज लगभग तैयार करने की कोशिश की है। आई होप इन सभी चीज़ों से आपके लिए एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट बना होगा कंपटीशन के लिए। क्वेश्चंस के लेवल मैंने उस हिसाब से सेट करने की कोशिश की। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अब हम आपके एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस वाले सेक्शन में कवर करेंगे, सेशन में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और बिल्कुल डरिएगा मत। सबसे बड़ी बात है, जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसमें थोड़ा पेशेंस से बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप रेस से बाहर होते जाएंगे दोस्तों। क्योंकि इजी क्वेश्चंस में हम सिली मिस्टेक करते हैं और वही हम रेस से बाहर होते जाते हैं। टफ क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट लगभग किसी से नहीं बनेंगे, बाउंसर क्वेश्चन लगभग किसी से नहीं बनेंगे, लेकिन रेस में वही बना रहेगा जो सिली मिस्टेक नहीं करेगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी आपने बहुत मेहनत की है, बस अपने आप पर विश्वास रखिएगा और घबराइएगा मत एग्ज़ाम हॉल में कि ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। उसमें गलतियां ज़्यादा हो जाती है, और एक दो क्वेश्चन में आपने गलती से भी OMR गलत लगा दिया या आंसर गलत सेलेक्ट कर लिया तो भाई आप रेस से बाहर हो जाएंगे। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 200 पोस्ट इस बार बल्क में आया हुआ है, नहीं तो वही पहले 15, 20, 30 पोस्ट के लिए लड़ाई झगड़ा करने पड़ते थे, लेकिन बल्क में है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके सिलेक्शन की। तो रिवीजन करिए अभी 2-3 दिन, और थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।